मेहनत का पैसा है, उसमें से कुछ गवाओ नहीं है, उसमें से कुछ कमी ना हो, सही है, वो होना भी चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से हम पैसा कमाते हैं। लेकिन वही एक रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म में जब आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। तो रिस्क को समझना है कि वो आपके दूर और इफेक्ट करेगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए काफी कंजर्वेटिव आपने बना दिया कि सारा पैसा या तो बैंक में डाल दिया या तो पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी क्या? देखिए, जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो करते क्या, आप किसी को पैसा लेंड कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैं नहीं समझता कि आप इंटरेस्ट कमा के कभी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? जब आप किसी बिजनेस को ओन करते हो या कुछ बिजनेस में पैसा लगाएं, आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते तो आप इक्विटी के थ्रू लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाइए, चाहे डायरेक्ट लगाइए। तो जब आप बिजनेस ओन करते हैं तो उसके एसोसिएटेड रिस्क है, तो पैसा तभी बनेगा। तो आपको पहली बात, जब आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में वो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। दूसरी बात, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, शॉर्टकट मत लीजिए। कभी कभी हमें क्या लगता है कि चलिए पैसा बनाना है, शॉर्टकट देखते हैं, यानी बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना देते हैं, शायद जल्दी से पैसा बन जाए। देखिए, इक्विटी बाय इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है और कोई गारंटी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो को बहुत एग्रेसिव बनाएं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सही बात है कि रिटर्न कमाने के लिए रिस्क लेना है, लेकिन वो भी एक तरीके से, एक अच्छी तरीके से प्लान करने के लिए। तो एक तो ये कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मत बनिए, दूसरा ये कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उससे अगर आप आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिस्क और रिवॉर्ड इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच संतुलन जरूरी। अगर आपका जो निवेश गोल है, रणनीति है, वेल्थ क्रिएशन की ओर है, क्या इसमें एसेट एलोकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? हमने रिस्क की बात की, उससे मिलता हुआ रिवॉर्ड की बात की है, लेकिन अगर हम सही निवेश नीति ना बनाएं, कहां पर हमें, आपने जिक्र किया कि हाँ, हमें कहां पर कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए वो सही राह क्या है। तो उसमें एसेट एलोकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, हमारा जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है उसमें एसेट एलोकेशन की बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हम पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले रहे हैं और किस तरह के रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से हम एक्सपेक्ट कर पाते हैं। तो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? जब हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी आ जाती है, उसमें डेट आ जाता है, कुछ पैसा जो है हम जैसे गोल्ड में डालते हैं। फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेपर गोल्ड की बात कर रहा हूं। तो ये जो एसेट एलोकेशन होती है, ये होती कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा, काफी इन्वेस्टर्स को दुविधा होती है कि हम डिसाइड कैसे करें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब प्लान करते हो तो लॉन्ग टर्म का पैसा जो है वहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, यानी वहां पे आपका पैसा जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके। शॉर्ट टर्म में जब आप पैसा लगाते हो तो वो वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। शायद किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको पैसा चाहिए तो वहां पे आप कैपिटल रिस्क नहीं लेंगे, वो पैसा डेट में जाएगा। मीडियम टर्म में दोनों का पार्ट हो सकता है, सेफ्टी भी होनी चाहिए, इक्विटी और ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो आप हाइब्रिड जो होते हैं, मिक्स होता है इक्विटी डेट का, उन दोनों का मिश्रण आप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप एक अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, समय दिखाते हैं, तब आपके लिए एसेट एलोकेशन करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हालांकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आपके पास भी समय है। अगर आपके पास समय है तो आप उसका रिस्क ले सकते हो। तो जैसा मैंने पहले कहा, एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका चुनाव करना कि किसमें कितना एलोकेशन हो वो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें तो। अगर कोई उदाहरण हमें दे पाए आप हेमंत जी, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर एक अच्छे से अच्छा निवेशक भी किसी पॉइंट में अपने निवेश के कंफ्यूज हो जाता है। हम तो नए निवेशक को भी ये समझाना चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई एक नया निवेशक है, मान लीजिए 20-25 साल तक की उम्र है और उसको आने वाले समय में, माने 30 साल में अपनी शादी हो गई या उसके बाद फिर बच्चे और बच्चों की पढ़ाई और फाइनली फिर रिटायरमेंट के लिए अगर एक गोल सेट करना हो, हम आगे 30 साल की बात कर रहे हैं या 25 साल की बात कर रहे हैं, तो एसेट एलोकेशन का जो पूरा एक ढांचा है वो कैसे तैयार होगा? ठीक है, एसेट एलोकेशन के बारे में एक्चुअली एक थंब रूल होता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो आपकी एज है
उसको आप 100 में से अगर माइनस करें तो बाकी जो पैसा वो इक्विटी में जाए, बाकी ये जो 25 है, मान लीजिए 25 साल की उम्र की बात कर रहे हैं तो 25% जो है डेट में जाए, बाकी पैसा इक्विटी में जाए। अगर आप 60 साल के हैं तो 60% डेट में जाए, 40% जो है वो इक्विटी में जाए। लेकिन ये थंब रूल है, ये हर एक इन्वेस्टर को लागू नहीं होता है, ये हर एक इन्वेस्टर्स के लिए काम नहीं करता है। तो जैसा मैंने कहा, आप जब एक गोल बनाते हैं, जब मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के लिए एक एक्स अमाउंट चाहिए, 2 करोड़ या 3 करोड़ चाहिए, आप कैसे डिसाइड करते हैं? पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम उस समय पे कितनी हो सकती है। उसके बाद आपको ये देखना है कि मुझे कितना पैसा वहां पे उस समय जरूरत पड़ेगी और कितना कॉर्पस मुझे उस समय पे लगेगा। और जैसे ही आप ये चीज डिसाइड करते हो, आपके लिए ये डिसाइड करना आसान होता है कि कितना पैसा इक्विटी में जाए और कितना पैसा डेट में जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप टारगेट बनाइए और फिर यू हैव टू वर्क बैकवर्ड। आप पीछे आए और देखें कि उसको अचीव करने के लिए एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलना पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोसेस है ये, अगर आप उसको फॉलो करें तो कभी भी आपको कोई दुविधा नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, उतार चढ़ाव हो, उसका असर आपके ऊपर बहुत कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना समय मेरे पास है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। वाकई। और क्योंकि हम बात करें वेल्थ क्रिएशन की, वेल्थ क्रिएशन आसान भाषा में बोले कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। वैसे अमीर बनने का जो ये पूरा डेफिनेशन है काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है और उसमें ये भी कहते हैं कि जल्द से जल्द करनी है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि वो जल्दी कितनी जल्दी, निवेश की शुरुआत कब किया जाए, वो सही समय क्या होता है? देखिए, निवेश का शुरुआत जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 कारण हैं। जब आप मान लीजिए काम करना शुरू करते हैं, एक्चुअली होना चाहिए ये कि आप जब स्टूडेंट भी हो तब भी जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, तब से भी अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं आपको वो समझ आती है कि किस तरह से अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। अगर वो भी नहीं हो तो जब आप कमाना शुरू करें, अपना वर्किंग शुरू करें, तब जितना जल्दी हो सके आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। उसके 2 फायदे होते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको उस समय पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो जो आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, हालांकि इनकम आपकी कम है लेकिन आपको पता आप काफी यंग है, अगर कुछ गलती भी हुई तो उसको ठीक करने का समय मिलेगा। और देखिए, हमारे देश में सिर्फ 4 या 5% लोग हैं जो इक्विटी में लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो डरते हैं, उनका डर है कि इक्विटी में पैसा मेरा गंवाएंगे, और वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सही समय पे इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया। अगर आप जल्दी शुरू करेंगे, ज्यादा पैसा नहीं है, गलती हुई भी तो सुधार पाएंगे, उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो डर है, जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आपके पास सीरियस पैसा है, तब तक वो डर आपका निकल चुका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसका अगर आपको फायदा लेना है तो जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? जो रिटर्न आप कमाते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। और ये एक काफी पावरफुल कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट है जो आपको अमीर बनने का जो सपना है आपका, वो आपको पूरा करेगा। और अगर आपने जल्दी शुरू नहीं किया तो उसका नुकसान भी आपको होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, आई थिंक इससे आप सब दर्शक जो है वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी ने 30 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया रिटायरमेंट के लिए, एक गोल पकड़ते हैं कि उनको लगता है कि चलिए अगले 25 साल तक हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वो एक इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। 12% का अगर एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के चलूं, इक्विटी फंड में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनका कॉर्पस जो है वो 1 करोड़ 90 लाख बनेगा 25 साल के बाद। यही अगर वो 30 साल के लिए करते हैं, मान लीजिए 60 साल की उम्र में उनको रिटायर होना है, 5 साल अगर और बढ़ाएं तो अगले 5 साल में वो 1 करोड़ 70 लाख और ऐड कर पाएंगे, यानी उनका जो फाइनल कॉर्पस होगा वो 3 करोड़ 60 लाख होगा। 30 साल में, 30 साल की उम्र से शुरू किया, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपका कॉर्पस हो गया 3 करोड़ 60 लाख। यही शुरुआत अगर वो 40 साल की उम्र में करें, यानी 10 साल के बाद, उनके पास मैक्सिमम जो समय है वो 20 साल का है। अगर उनको 3 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनाना है, जो पहले एग्जांपल में हमने देखा था, उनको 35,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे 10,000 और कहाँ पे 35,000। होता क्या है, जब आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपको डर लगता है कि शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा, तो फिर आप अननेसेसरी रिस्क लेते हो। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। छोटी छोटी रकम से आप बड़ी रकम बना पाएंगे। और ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, जब आपकी आगे जाके जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पैसा और भी एलोकेट उसमें कर पाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जितना जल्दी शुरुआत करें आप अच्छे बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे। और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो मैंने कहा बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एक लंबा समय अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए देंगे।